हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नई क्लास में फिर चर्चा कर रहे हैं। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान विलयन के में तीसरा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ, द्रवों का वाष्प दाब और राउल्ट्स के नियम पर डिस्कस करेंगे। वाष्प दाब सबसे पहला हमारा टॉपिक है। वाष्प दाब सब पुरानी क्लासों में छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि आप सबने अपने घरों में ये देखा होगा कि यदि हम किसी भी बर्तन में जल लेकर के और उसे गर्म करते हैं, मान लीजिए किसी बर्तन में हमने जल ले लिया और उसे जो है नीचे से जो है गर्म कर दिया, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद जो जल होता है उसकी वाष्पें जो होती हैं वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं और ये जो वाष्पें, जल की जो वाष्पें होती हैं, ये द्रव की सतह पर एक दाब डालती हैं। इसे हम वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर जैसे हम किसान अपने खेतों में पानी देते हैं तो वाष्पन के कारण द्रव जो होता है वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। इसी प्रकार से यदि हम एक बंद कंटेनर ले लें या बंद कोई भी पात्र ले लें और उसमें यदि हम जल भरें और जल भरने के बाद उसे गर्म कर दें, यदि हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जल की जो है वाष्पें बनेंगी और ये जो वाष्पें हैं ये सब द्रव की ऊपरी सतह पर, क्योंकि इसका जो ढक्कन है, ये जो कंटेनर हमने लिया है ये बंद कंटेनर है, तो इसकी वाष्पें जो होती हैं ऊपरी ढक्कन से टकराएंगी और टकराने के बाद जो है वापस द्रव में चेंज हो जाएंगी। जब वेपर्स हैं जब द्रव में चेंज होंगी, जब लिक्विड में चेंज होंगी, तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है, हिंदी में द्रवण कहते हैं। कंटेनर को लगातार हम गर्म करते रहते हैं, वाष्पें ऊपर उठती रहती हैं और वाष्प जो होती हैं वो कंटेनर से की ऊपरी सतह से टकरा करके द्रव के रूप में नीचे आती रहती हैं। वाष्पें ऊपर उठती हैं और वाष्पें जो होती हैं कंटेनर की छत से टकरा करके नीचे आती हैं, जिससे द्रव की वाष्प और द्रव की जो बूंदें जो छत से टकरा करके वापस आ जाती हैं, उनके बीच में साम्य की अवस्था स्थापित हो जाती है। पहले क्योंकि प्रारंभ में द्रव की वाष्प तेजी से बनती हैं और वो सब ऊपर की सरफेस पर, कंटेनर की ऊपरी सरफेस से टकरा करके वापस आती हैं, तो द्रव की जो वाष्प है कंडेंस होने के बाद द्रव में चेंज हो रही हैं, उनके बीच में एक साम्य की अवस्था स्थापित हो जाती है। तो वाष्प दाब का मतलब होता है कि किसी वाष्प दाब का अर्थ है किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्य अवस्था में वाष्प का द्रव पर दाब वाष्प दाब कहलाता।
इसे समझिए। स्थिर ताप पर, यानी कि कंटेनर को जब हमने गर्म कर दिया तो ताप स्थिर हो गया, वाष्प बनने लगी। तो स्थिर ताप पर जो द्रव है और उसकी जो वाष्पें हैं उसके बीच साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि जो द्रव ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वाष्पन नहीं है और वाष्पें कंडेंस होकर के जब नीचे की तरफ आ रही हैं तो इनके बीच में इन दोनों के जो वेग हैं वो बराबर हो जाएंगे, तो उसे कह रहे हैं हम साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में वाष्प का द्रव पर दाब, वाष्प जो वाष्पें ऊपर की तरफ उठ रही हैं वो द्रव की सतह पर क्या डाल रही हैं, दाब डाल रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब को अंग्रेजी में वेपर प्रेशर, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर को कुछ फैक्टर होते हैं जिसे हम अफेक्टेड कर सकते हैं। वाष्प दाब को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले वाष्प दाब को प्रभावित करने में जो फर्स्ट फैक्टर होता है, फैक्टर affecting the vapor pressure, vapor pressure। सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब द्रव की जो सॉल्यूट है यानी जो विलय है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। सॉल्यूट तुमने देखा होगा, जो पेट्रोल होता है उसकी जो वाष्पें होती हैं वो डीजल की तुलना में अधिक बनती है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल जो होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, किसके मुकाबले में, डीजल के मुकाबले। तो पेट्रोल की, यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी भी द्रव का जो दाब होता है वो सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, या किसी भी द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। सॉल्यूटों का मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा इसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब ताप। ताप क्या होता है? अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से, अगर कंटेनर में हमने, किसी भी बंद कंटेनर में यदि हमने जल भरा गया है, इसमें जल भरा है और इसे यदि हम गर्म करें, इसे गर्म करें तो इसकी जो है वाष्पें ज्यादा बनेंगी। तो वाष्पें ज्यादा बनेंगी, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा था टेम्परेचर, ताप बढ़ाने से जो द्रव होता है उसकी वाष्पें ज्यादा बनती हैं, और जब वाष्पें ज्यादा बनती हैं तो इसका मतलब है उस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तीसरा जो इसका फैक्टर होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब अगर हम किसी भी द्रव में, मान लीजिए हमने एक विलायक ले लिया या हमने जल ले लिया और जल इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? विलायक में जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि द्रव के जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसमें विलय जब हम मिला देंगे तो कुछ स्थान विलय के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, कुछ स्थान विलय के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो वाष्पें हैं वो कम बनेंगी। तो वाष्पें कम बनेंगी, इसका मतलब है कि यदि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, अगर प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आवासशील विलय अगर हम मिला दें तो क्या होता है? वाष्प दाब में जो होता है वो कमी हो जाती है। वाष्प दाब में कमी जो होती है, इसका मतलब यह है कि प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब P0 और उसमें आवासशील मीन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब यह है कि बाज़ दाब में अगर हमें जो फैक्टर हैं वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हमने ऐड कर दिया गया तो उसकी वजह से विलयन का जो बाज़ दाब है वो कम हो गया, किससे? शुद्ध विलायक के बाज़ दाब से। यदि हम इसे पी नॉट माइनस पी एस बाज़ दाब के अवनमन को प्योर सॉल्वेंट के बाज़ दाब पी नॉट से डिवाइड कर दें तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस प्रकार से हमने तीन फैक्टर जो हैं वो बाज़ दाब को परिवर्तित करने के लिए दिखे। बाज़ दाब को प्रभावित करने में पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसकी नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि कुछ द्रव जो होते हैं उनकी वाष्पें ज़्यादा बनती हैं तो वो हाई वोलेटाइल कहलाते हैं, और कुछ द्रव होते हैं जिनकी वाष्पें कम बनती हैं तो वो लो वोलेटाइल होते हैं। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप बढ़ाने से, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो बाज़ दाब जो होता है उसका मान जो होता है बढ़ जाता है। इन मीन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो बाज़ दाब ज़्यादा होगा। जैसे तुमने देखा होगा कि गर्मियों में कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूखते हैं, या गर्मियों के समय में खेतों में दिया हुआ जो पानी होता है वो तेजी से जो है बाहर बाष्पित हो जाता है, यानी तेजी से उड़ जाता है, खेत जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा पॉइंट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं प्योर सॉल्वेंट में कुछ स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दाब में जो होती है वो कमी हो जाती है, जिसे हम बाज़ दाब अवनमन कहते हैं। बाज़ दाब अवनमन अंग्रेजी में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्योर पी नॉट मीन प्योर सॉल्वेंट का बाज़ दाब, और पी एस विलयन का बाज़ दाब, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बाज़ दाब का अवनमन। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, किसी शुद्ध विलायक का बाज़ दाब तथा विलयन के बाज़ दाब के अंतर को बाज़ दाब का अवनमन कहते हैं। यदि बाज़ दाब अवनमन पी नॉट माइनस पी एस को प्योर सॉल्वेंट के से डिवाइड कर दें तो उसे हम कहते हैं बाज़ दाब का आपेक्षीय अवनमन। अंग्रेजी में इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने द्रव और द्रव के लिए और ठोस और द्रव के लिए अपने नियम लिखे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं द्रव के लिए। लिक्विड मतलब जो सॉल्यूट है उसकी नेचर भी लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है उसकी नेचर भी लिक्विड है। इसका मतलब है कि अगर द्रव और द्रव का मतलब कि द्रव और द्रव से हमने पीछे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 9 प्रकार के विलयन होते हैं। 9 प्रकार के विलयनों में एक विलयन हमने पढ़ा था द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन में मतलब जो सॉल्यूट है वो भी द्रव होना चाहिए और जो सॉल्वेंट है वो भी द्रव होना चाहिए। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बीकर है या कोई कंटेनर है, और इसमें एक प्योर सॉल्वेंट हमने सॉल्वेंट ए ले लिया। प्योर सॉल्वेंट ए ले लिया और इसमें कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट को ए मान लीजिए और सॉल्वेंट को बी मान लीजिए। इसकी नेचर भी, ये भी द्रव अवस्था में है
और ये भी द्रवावस्था में। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यानी जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका भी कुछ आंशिक दाब होगा। कैसा दाब? आंशिक दाब। सॉल्वेंट इसका भी आंशिक दाब होगा। तो राउल्ट क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी मिश्रण है, कोई मिक्सचर है, तो उसका जो बाज़दाब होता है वो विलय के और विलायक के यानी दोनों के बाज़दाबों के योग के बराबर होता है। सपोज कीजिए इस सॉल्यूशन में हमने 3 द्रव ऐड कर रखे हैं, तो अगर 3 द्रव ऐड कर रखे हैं तो पीसी, पी डैश, पी और राउल्ट्स के नियम से स्थिर ताप पर 2 या 2 से अधिक द्रवों के मिश्रण का जो दाब होता है वो उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये कहता है किसका नियम? राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम एक बार ध्यान से सुने। किसी ताप पर या निश्चित ताप पर 2 या 2 से अधिक, यहां पे हमने 2 द्रव लिए हैं, 2 द्रवों के विलयन की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा 3 विलयन और कोई द्रव हम ऐड कर सकते हैं, यानी 3 विलयन ले सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक द्रवों के मिश्रण का कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब बात आती है कि आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब जिसको अंग्रेजी में पार्शियल प्रेशर कहते हैं, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। सपोज कीजिए ए है या बी है, कोई द्रव बी है या सी द्रव है, तो इनके जो आंशिक दाब होंगे आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब किसी भी द्रव का शुद्ध अवस्था का बाज़दाब और उसके मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार हम यदि ए का आंशिक दाब देखें तो ए के शुद्ध अवस्था का बाज़दाब उनके मोल अंश, बी का अगर आंशिक दाब देखें तो बी की शुद्ध अवस्था का बाज़दाब गुणा मोल अंश, और सी का देखें तो सी का शुद्ध अवस्था का बाज़दाब इंटू मोल अंश यानी सी के मोलन। तो कुल मिलाने के बाद एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी जो होते हैं वो इनके मोल अंश होते हैं। मोल अंश का मतलब अंग्रेजी में इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं या मोल विभाज कहते हैं। अब हम यदि इनकी वैल्यू को इसमें सेट कर रखें तो ए, बी और सी आदि अगर द्रव लिए गए हैं, आदि द्रवों का अगर विलयन है, द्रवों का विलयन, तो Pm बराबर होगा Pa प्लस Pv प्लस Pc। मिश्रण का कुल बाष्पदाब आंशिक दाबों के यानी कि द्रव जो लिए गए हैं ए बी सी उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, मगर इसमें शर्त है कि ताप कैसा रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। यदि आंशिक दाबों की वैल्यू को आंशिक दाबों को इसमें रख दें तो पी ए का मतलब पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी प्लस पी सी नॉट एक्स, जहां पी ए नॉट, पी वी नॉट और पी सी नॉट ए बी और सी के शुद्ध अवस्था में बाज़दाब, एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी ए बी सी के मोलंश है। अब हम जानते हैं मोलंश में हम पढ़ चुके हैं पीछे कि मोलंश जो होता है ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। किसी भी
विलय हो या विलायक हो, उसका जो मोलंस होता है वो विलय के मोलंस तथा विलयन में कुल मोलंस के योग के बराबर होता है। दोबारा सुने, किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो विलय के मोल और विलयन में कुल मोलों के योग के बराबर होता है, यानी दोनों का जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। यदि हम इसको, इनकी वैल्यू को इसमें सेट करें तो हमारा फार्मूला बनता है Pm बराबर Pa नॉट NaX NaNb प्लस Nc प्लस Pv नॉट Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Pc नॉट Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब हम जानते हैं जो मोल होते हैं, मोल किसके बराबर होते हैं? मोलों की जो संख्या होती है वो होती है W अपॉन M। W अपॉन M मीन मास, कोई भी जो सॉल्यूट है उसका मास अपॉन उसका मोलर मास। यदि इनकी जगह पर, मोलों की जगह पर यदि द्रव्यमान यानी मास और मोलर मास की वैल्यू लगाएं तो उससे हमारा फार्मूला बनेगा Pm बराबर Pa नॉट WA अपॉन Ma प्लस WB प्लस WC प्लस, अब B का, यदि हम B की वैल्यू लगाएं तो P नॉट B इंटू WB अपॉन MB अपॉन WA प्लस MA प्लस WB अपॉन MB प्लस WC अपॉन MC। इसी प्रकार से हम C की वैल्यू को डोनेटेड कर सकते हैं। C की वैल्यू के लिए C का आंशिक दाब और WC अपॉन M, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB प्लस WC अपॉन MC। तो देखिए, दोबारा से थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। यदि हमारे पास किसी भी मिश्रण में A, B, C और द्रव लिए गए, ABC आदि द्रवों का अगर हमें विलयन तैयार किया गया है तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी मिश्रण का कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब A गैस जो A है उसका जो आंशिक दाब है वो है, उसका आंशिक दाब होगा उसकी शुद्ध अवस्था का बाद दाब इंटू मोल प्रभाज। इसी प्रकार से B का होगा PV यानी कि शुद्ध B की शुद्ध अवस्था का बाद दाब मोल प्रभाज, और इसी प्रकार से C यानी जो C अवयव है उसकी शुद्ध अवस्था का बाद दाब और उसका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हम जानते हैं मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो मोल प्रभाज कहलाता है। यदि इनकी वैल्यू को इसमें से रखा जाए तो Pm बराबर P नॉट ए Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार से PV नॉट प्लस NB Na NB Nc प्लस P नॉट C बराबर Nc अपॉन Na प्लस NB प्लस Nc। अब हम जानते हैं कि जो मोल्स होते हैं, जो मोल होते हैं, मोल W अपॉन M अर्थात मास अपॉन मोलर मास, जिसका द्रव्यमान उसका अपॉन उसके मोलों की संख्या, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो यदि हम n की जगह पर इनकी वैल्यू को लगाएं तो Pm बराबर हो जाएगा Pa नॉट WA Ma अपॉन WA Ma प्लस WB MB प्लस WC और MC प्लस P शुद्ध अवस्था का B का शुद्ध अवस्था का बाद दाब WB MB अपॉन WA Ma प्लस WB MB प्लस WC और MC। अब रोको एक सेकंड, इसके बाद अब राउल्ट्स का नियम सॉलिड और लिक्विड विलयन के लिए। सॉलिड और लिक्विड का मतलब, हमारे पास एक विलयन जिसमें सॉल्वेंट
इसकी फेस लिक्विड और सॉल्यूट ये सॉलिड लिक्विड विलयन के लिए मतलब जैसे ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन का मतलब जैसे चीनी को जल में घोल दिया, नमक को जल में घोल लिया। तो इसके लिए राउल्ट्स का क्या एक्सपेरिमेंट है, राउल्ट्स इसके लिए PS PA प्लस PV, सॉलिड लिक्विड विलयन के लिए स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का बाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। दोबारा सुने, किसी भी विलयन का जो बाष्प दाब होता है वो उनके का मतलब उसमें जो विलय और विलायक होते हैं उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब आंशिक दाब PA बराबर PA नॉट XA, PV बराबर PV नॉट XV। यदि इनकी वैल्यू को इस सूत्र में लगाएं तो PA नॉट XA प्लस PV नॉट XV। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है यानी जो सॉल्यूट है ठोस, उसके लिए उसका जो आंशिक दाब है 0 होता है। सॉलिड के लिए जो ठोस होता है उसका जो आंशिक दाब होता है वो 0 होता है। अतः PS बराबर हो जाएगा, इसके स्थान पर हम 0 लगाएंगे, इंटू XA प्लस PV नॉट XV, यानी PS बराबर हो जाएगा PV नॉट XV। हम जानते हैं कि XA प्लस XV बराबर 1। XA XV मतलब किसी भी विलयन में जो विलय और विलायक दोनों के जो मोलेंस होते हैं उसका मान सदैव 1 होता है। इसी प्रकार से XV बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA। PS बराबर A का आंशिक दाब और B का आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होते हैं? A के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब इंटू मोलेंस और B के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब इंटू मोलेंस। जो ठोस होता है यानी जो भी ठोस होता है उसका वाष्प दाब 0 होता है। अतः इसके मान जब हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके ये 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब 0 हो जाता है, तो PS बराबर हो जाता है P नॉट B इंटू XB। हम जानते हैं कि PA XA प्लस XB इजिकल टू 1 और XB इजिकल टू हो जाता है 1 माइनस XA। अब इसके बाद XA प्लस XB मीन विलय का मोलेंस प्लस विलायक का मोलेंस का योग 1 होता है, तो XB यानी XB के मोलेंस हो जाएंगे 1 माइनस XA। अब XB के मोलेंस के मान जो है इस PS बराबर P नॉट B इंटू XB में रखने पर हम PS बराबर हो गया P नॉट PV नॉट और 1 माइनस XA। इसको अंदर गुणा कर ली, इससे हो गया PV नॉट माइनस PV नॉट इंटू XA। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद PV नॉट इसको इधर ले आए तो PS बराबर हो गया PV नॉट इंटू XA। PV नॉट माइनस PS अपॉन PV नॉट बराबर हो गया XA। XA क्या है? विलय का मोल प्रभार, विलय का मोल प्रभार या विलय का मोलेंस। यदि हम P नॉट यानी PV नॉट को शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माने, PV नॉट को शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माने तो PV नॉट को क्या माने? P नॉट माने, शुद्ध विलायक का
बाष्प दाब, बाष्प दाब। तो इसके स्थान पर यदि इसे हम रखें तो हमारा फार्मूला बनता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ये बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अभी हमने पढ़ा है बाष्प दाब, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब तथा विलयन के बाष्प दाब का जो अंतर होता है वो कहलाता है बाष्प दाब अवनमन। यदि बाष्प दाब अवनमन को शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से भाग कर दें तो इससे बन जाता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एक्स से विलय के मोलंस, विलय के मोलंस, मोलंस मीन मोल प्रभाज। तो विलय और विलायक विलयन के लिए राउल्ट का नियम बनता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोलंस या मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोलंस एक्स का मोलंस बराबर एक्स के मोल अपॉन कुल मोल, कुल मोल तो राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम किसी ठोस और द्रव के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मीन बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलय का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज मीन एन, स्मॉल एन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होते हैं W अपॉन M और ये बराबर होते हैं W अपॉन M। इसमें दोनों ही W अपॉन M विलय और विलय का द्रव्यमान होता है, विलय का आणविक द्रव्यमान होता है। ये W जो होता है वो विलायक का द्रव्यमान होता है और ये विलायक का आणविक द्रव्यमान होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की पहली लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है? राउल्ट ने अपने रूल को लगाने के लिए कुछ लिमिटेशन बताई हैं। तो उसने बताया राउल्ट के नियम के अनुसार कि राउल्ट नियम जो यानी कि जो विलयन है वो आदर्श विलयन होना चाहिए, आदर्श विलयन। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर मीन जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उन पर ही लागू होता है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात, राउल्ट के नियम जो सॉल्यूट होते हैं, जो सॉल्यूट हैं और जो सॉल्वेंट हैं, अर्थात जो विलय हैं और जो विलायक हैं, कहने का मतलब है कि जो विलयन के जो अवयव हैं वो आपस में रिएक्शन ना करें, आपस में अभिक्रिया ना करें। मान लीजिए विलय और विलायक से कोई रिएक्शन कर लेता है या दो सॉल्वेंट हमने लिए, दो से ज्यादा विलयन बना हुआ है, उसमें दो सॉल्वेंट हमने मिलाए, उन्होंने आपस में रिएक्शन कर ली, तो ये राउल्ट का नियम जो है उन पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि राउल्ट के नियम की जो सीमा है, सेकंड सीमा है, उसमें विलय विलय या विलायक विलायक या विलय और विलायक के अणुओं के बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सॉल्यूट है, यानी जो सॉल्यूट है, तीसरा सॉल्यूट वो विलयन में वियोजित नहीं होना चाहिए। वियोजित, वियोजित का मतलब अंग्रेजी में डेसोसिएट, डेसोसिएट। अगर कोई भी सॉल्यूट, सपोज कीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और इसमें हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया,
ये कोई सॉल्वेंट ले लिया, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया है और सॉल्यूट हमारा ऐसा है जो विलयन में जाकर के वियोजित हो जाता है। सपोज कीजिए ए भी हमने सॉल्यूट ले लिया और विलयन में जाकर के वो ए पॉजिटिव और बी माइनस नेगेटिव आयंस में टूट जाता है, तो इसके लिए विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी, जिस पर राउल्ट्स का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। या कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में जाकर के अगर एसोसिएट हो जाए, एसोसिएट का मतलब संगुणित हो जाए, अगर संगुणित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, अगर एसोसिएट हो जाता है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए हमने यहां पर इसके n अणु लिए थे ए बी के और ये जाकर के ए बी का एक अणु बन गया। ए बी का जो है अगर हमने अणुओं की संख्या n थी और यहाँ पे जाकर के अणुओं की संख्या 1 बन गई, इसका मतलब है कि विलयन में जाकर के अगर विलय के कणों की संख्या घट जाती है तो भी राउल्ट का नियम जो होता है वो लागू नहीं होता है। तो राउल्ट के नियम को लागू करने के लिए फिर इसके राउल्ट के नियम में कुछ संशोधन करना होगा और उसके बाद में फिर राउल्ट का नियम लागू होता है। राउल्ट के नियम में संशोधन करने के लिए फिर हम इसको I से मल्टीप्लाई करते हैं, I यानी इस फार्मूले में हम I से मल्टीप्लाई कर दें। I क्या कहलाता है, I बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहलाता है और इसके बाद में ही हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा से नई कक्षा में हाजिर होंगे।